हाय गाइस, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फोन्स के बारे में और ट्रस्ट मी दे आर वेरी एक्सपेंसिव। 80,000 रुपीज के करीब आते हैं और मेरा मानना है कि आप इतना महंगा फोन खरीद रहे हो तो आपको एक बेटर गाइड मिलनी चाहिए। तो आज की वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी S22 प्लस वर्सेस आईफोन 13 हम लोग करेंगे, जानेंगे कौन सा फोन बेस्ट है आपके लिए। अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार और मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईफोन 13 का डिजाइन देखो, मेरे पास ही ब्लू कलर में है जिसका बैक पैनल जो है ग्लॉसी और इसके ऊपर बहुत फिंगरप्रिंट आते हैं, बट बॉक्सी फ्रेम होने की वजह से जो इन हैंड फीलिंग है वो काफी प्रीमियम आती है। हालांकि जो बॉक्सी फ्रेम होता है वो चुभता है कभी कभी, लाइक अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करते हो तो। नो डाउट आईफोन 13 को देखते ही हर कोई बता सकता है कि ये एक आईफोन है और ये एक फ्लैगशिप फोन भी है। ये बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि अगर आप S22 प्लस को देखोगे तो यहाँ पर मैट फिनिश इन्होंने यूज करी है और ये ब्लैक कलर में सुपर प्रोफेशनल लग रहा है और ऊपर से फिंगरप्रिंट भी नहीं आते हैं बैक पैनल में। इनफैक्ट इसका जो फ्रेम भी है ना वो हल्का सा बॉक्सी है बट स्टिल चुभता नहीं है। इसके जो कॉर्नर्स है वो थोड़े से स्मूथ कर दिए, तो आप लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो काफी कंफर्टेबल डिजाइन लगता है। अगर मैं साइड बाय साइड इन दोनों फोन को दिखाता हूं ना तो फॉर सम रीजन एप्पल थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। हो सकता है कि भाई ये जनरल बायसनेस हो, क्योंकि देखो आईफोन से ज्यादा लोग अट्रैक्टेड है और इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और पता है क्या गाइस, दोनों फोन जो है ना एक अपने अपने एडवांटेज के साथ आते हैं। आईफोन में ना यहाँ पर एक स्लाइडर मिल जाता है, अगर आप इंस्टेंटली साइलेंट करना चाहो फोन या फिर रिंग मोड पे तो वो कर सकते हो। ऐसा सैमसंग में कुछ नहीं है। लेकिन सैमसंग जो है टाइप सी पोर्ट के साथ आता है और यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज है वो एंडलेस हो जाती है। अगर आप सैमसंग में एक डोंगल लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो, उससे पोर्ट्स बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट सैमसंग में आप पेन ड्राइव या फिर SSD भी कनेक्ट कर सकते हो, तो समझो कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कितनी सारी है। अगर मैं स्पीकर्स की बात करूँ तो मेरी टीम के साथ मैंने बहुत लंबी डिस्कशन करी और हमें ऐसा फील होता है कि दोनों के स्पीकर्स इक्वली लाउड एंड क्लियर है। ट्विस्ट आता है अगर आप दोनों फोन को फ्रंट से देखोगे, जैसे कि मैंने स्टेटमेंट एप्पल के लिए यूज करी थी ना कि वो बैक पैनल से बहुत अट्रैक्टिव है, ये सेम स्टेटमेंट मैं सैमसंग के लिए यूज करना चाहूंगा फ्रंट में। देखो पंच होल कैमरा होना वो बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। 2022 के अंदर ये काफी अच्छी स्क्रीन लगती है। अगर आप साइड बाय साइड दोनों को देखते हो ना तो सैमसंग के पंच होल होने की वजह से और कम बेजल्स होने की वजह से काफी अच्छा फील होता है। वैसे मैं ये बोलूंगा कि एप्पल फैन बॉयज को जो है ना नॉच कुछ ज्यादा ही पसंद है, एक आइकॉनिक डिजाइन बन चुका है। तो भाई यहाँ पर मैं इस चीज के फाइट में नहीं आ सकता, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पर सैमसंग ज्यादा मॉडर्न दिखता है। इनफैक्ट डिस्प्ले डिपार्टमेंट में सैमसंग इतना क्लियरली विन लेकर जाता है कि सैमसंग ने अपने फोन में वर्ल्ड की सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले डाल दी है जो कि 1750 निट्स की है। और ये इनसेन नंबर है क्योंकि जो आईफोन है वो 1200 निट्स के साथ आता है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। लेकिन एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आप दोनों फोन में कोई भी HDR कंटेंट देखते हो या फिर कोई भी हाई क्वालिटी वीडियो देखते हो, दोनों का प्लेबैक अमेजिंग रहता है। मेरे को नहीं लगता कि आपको कुछ मेजर मिसिंग फील होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना गाइस, मेरे को ऐसा लगता है कि एप्पल इतना महंगा फोन निकाल रहा था तो हाई रिफ्रेश रेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में हमने देखा है कि लाइक बजट फोन भी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आ रहे हैं और ये जो है 80,000 के आसपास का फोन आईफोन 13 और ये 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेकर आता है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं ना सैमसंग और आईफोन को, तो देखो नो डाउट जो स्क्रॉलिंग है या फिर कोई भी ऐप खुलती है एनिमेशन वगैरह वो ज्यादा स्मूथ फील होती है सैमसंग के अंदर। मेरे हिसाब से हमें फाइट करने की नीड नहीं है, बट सैमसंग डिस्प्ले में विनर है। एक बात बताता हूं, ऐसे कंपैरिजन बनाने में ना बहुत टाइम और मेहनत लगती है और अगर आपको इस वीडियो में मेहनत दिखे ना तो लाइक बटन पे क्लिक करके जरूर जाना भाई। लेकिन हम एक चीज पे फाइट कर सकते हैं, वो है परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली जो एप्पल है वो अपने A15 बायोनिक चिपसेट के साथ इतनी मेजर विन लेकर जाता है अगर मैं सैमसंग के स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर से कंपेयर करूं। अगर आप गीकबेंच देखते हो यहाँ पर भी एप्पल बहुत आगे निकलता है। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हीटिंग का होता है कि कौन अच्छी तरीके से हीटिंग मैनेज कर रहा है, यहाँ पर भी एप्पल बहुत आगे निकलता है। नो डाउट एप्पल अपने फोन में ऐसी परफॉर्मेंस देता है जो कि अगले 2 साल तक भी बाकी फोन्स कॉम्पीट नहीं कर पाते। ये सारी बातें ऑन पेपर वाली थी, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में दोनों को टेस्ट करते हो, जब यूज करते हो तो दोनों इनफ परफॉर्मेंस लेकर आते हैं और काफी स्मूथ है अपनी अपनी जगह पे। जब भी आप इनमें सोशल मीडिया रन करोगे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, चाहे मल्टीटास्किंग करो या कोई भी हैवी ऐप रन करो। लेकिन गेमिंग में हमें डिफरेंस फील हो जाता है। जैसे ही आप आईफोन में गेमिंग करोगे ना आपको FPS तो बेटर मिलेंगे बट हीटिंग भी कंट्रोल मिलेगी। तो जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है ना 2022 में कर्स बनकर आया है एंड्रॉइड वर्ल्ड के लिए और ये हीट कर रहा है। तो जब भी आप सैमसंग में लॉन्ग टर्म गेमिंग करोगे आपको फोन में एक हीटिंग फील होगी। बट एक और मेजर पॉइंट आता है कि आपको iOS खरीदनी चाहिए या फिर एंड्रॉइड। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड 2 वीडियो बना रखी है जहां पर एक बार मैंने एंड्रॉइड को सपोर्ट किया है, एक बार iOS को सपोर्ट किया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, जाकर देखो, बहुत हेल्प होगी। अगर
मैं इन शॉर्ट समझाना चाहूँ तो एंड्रॉइड बहुत ज़्यादा फ्रीडम देता है, बट वो उस फ्रीडम के बदले कभी कभी स्टेबिलिटी का लॉस हो जाता है कि आप लगा लो कुछ गलत ऐप इंस्टॉल करके बैठ गए तो हो सकता है कि एक वायरस आ जाए। आईफोन में ऐसा वायरस नहीं आता, ज़्यादातर ये लंबे टाइम के लिए आपको स्टेबल एक्सपीरियंस दे सकता है। तो जो बंदे टेकी नहीं होते ना, मैं उनको जनरली आईफोन रिकमेंड कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक मस्त चलता है। लेकिन एंड्रॉइड में टेकी लोगों को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये इनसेन अमाउंट की फ्रीडम देता है। आप इसको रूट कर सकते हो, किसी भी लेवल का कस्टमाइज कर सकते हो, इतना बड़ा एप्स का पोर्टफोलियो है इनका। एंड्रॉइड का एक अलग ही फैन बेस है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप किसके सपोर्ट में हो, iOS या फिर एंड्रॉइड में, सच में जानना चाहता हूँ। अच्छा, बैटरी के बारे में बात करते हैं। ये दोनों फोन जो है ना मेरे टीम मेंबर के है, काफी लंबे समय तक यूज करा हुआ है। अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करता हूँ ना तो आईफोन 13 थोड़ी सी बेटर बैटरी बैकअप लेकर आता है। ये लंबे समय के लिए चलता है, ऐसा नहीं कि सैमसंग बेकार है, ये एक दिन के लिए चल जाता है। सच मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, बट सैमसंग फीचर्स ज्यादा लेकर आता है, जैसे कि रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है इसके अंदर, आप जो अपने ईयरफोन्स या फिर स्मार्ट वॉच चार्ज कर सकते हो। और फास्ट चार्जिंग भी जो है सैमसंग में ही मिलती है 45 वॉट की। अभी भी आईफोन जो है 20 वॉट्स पे ही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बैटरी डिपार्टमेंट मेजर डिस्कशन का पॉइंट है, क्योंकि फीचर्स अगर आपको ज्यादा चाहिए तो वो सैमसंग दे रहा है, बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए तो वो आईफोन दे रहा है। लेकिन मेजर डिस्कशन का पॉइंट है कैमरा। यहाँ पर मेरे पास इतनी सारी बातें हैं करने को, जैसे कि आईफोन जो है बैक साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप लेकर आता है 12+12 मेगापिक्सल का, और जो S22 प्लस है वो ट्रिपल कैमरा सेटअप लेकर आता है 50+12+10 का। यहीं पे एक मेजर डिफरेंस आता है ऑप्टिकल जूम लेंस का। देखो, जब हम पोर्ट्रेट खींचते हैं ना, खासकर अगर आपको DSLR टाइप का इफेक्ट चाहिए तो वहां पर जूम लेंस की नीड होती है। मैं आपको सैंपल दिखाता हूं। अगर आपको जूम्ड वाले पोर्ट्रेट शॉट पसंद आ रहे हैं तो मतलब कि ऑप्टिकल जूम लेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको नॉर्मल वाला पोर्ट्रेट शॉट भी पसंद आ रहा है, मतलब कि आपको चलेगा, जूम लेंस के बिना भी आप काम चला सकते हो। बट मेरा मानना यह है कि 80,000 के आसपास के फोन में ऐसा जूम लेंस होना चाहिए। सच में बहुत क्रेजी पोर्ट्रेट्स आते हैं। मेन कैमरे की फोटोज दिखाता हूं। पता है एक टाइम होता था कि सैमसंग बहुत पंची फोटोज खींचता था, ज्यादा सैचुरेशन होती थी। आज थोड़ा सा ना रिवर्स फील होता है, क्योंकि जो आईफोन है वो बहुत ही सिनेमैटिक फोटोज खींच रहा है। उसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा ज्यादा ब्लर होता है, हल्की सी सैचुरेशन भी बढ़ी हुई होती है, काफी अच्छी लगती है फोटोज। बट सैमसंग बहुत रियलिस्टिक अप्रोच रखने लगा है, काफी नेचुरल स्किन टोन रखता है, जैसा सीन होता है बिल्कुल वैसी फोटो खींच देता है, ज्यादा शार्पनेस के साथ। गाइस पता है क्या, मेरी टीम जो है बनारस घूमने गई थी और वहां पर उन्होंने बहुत सारे शॉट्स खींचे हैं। थोड़े से पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करते हैं। जैसे कि हमने नोटिस करा कि स्किन टोन जो है ज्यादा ब्राइट होती है सैमसंग के अंदर, और आईफोन पता क्या करता है कि थोड़ा सा नेचुरल रखने की कोशिश करता है। लेकिन मैं शार्पनेस और अगर एज रिडक्शन की बात करूं तो वहां पर सैमसंग कुछ ज्यादा ही आगे निकल रहा है। ये भी बालों के आसपास भी ब्लर बहुत सही मेंटेन कर लेता है, कई बार आईफोन में फेल हो रहा था। अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की फोटोज दिखाऊं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सैमसंग बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप डार्कर एरियाज में देखते हो वहां पर ज्यादा अच्छी शेडो रिटेन भी सैमसंग कर पा रहा है। आईफोन में डिफरेंस काफी दिख रहा है मुझे, और इनफैक्ट शार्पनेस भी जो है सैमसंग में ज्यादा। अगर मैं नाइट मोड की बात करूं तो दोनों फोन एक्सीलेंट परफॉर्म करते हैं, बट अलग अलग इमेज प्रोसेसिंग है। जैसे कि आईफोन में ना काफी नेचुरल म्यूटेड कलर्स आपको दिखेंगे और वो एक नाइट मोड की फीलिंग मेंटेन करके रखता है। ऐसा लगता है कि वो नाइट शॉट है, और ये मुझे पर्सनली पसंद है। सैमसंग करता है थोड़ी सी ब्राइट शॉट्स कर देता है और कलर्स भी थोड़े से सैचुरेशन बढ़ा देता है। ये पर्सनल टेस्ट वाली बात है। लेकिन नाइट मोड अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की बात करूं तो सैमसंग क्लियर विनर है, क्योंकि वहां पर सच में कुछ ज्यादा डिटेल रहती है। आईफोन इतनी मेंटेन नहीं कर पा रहा था। मैं सेल्फीज की बात करूं तो बहुत डिफरेंट कंडीशंस में हमने फोटोज खींची। थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि आईफोन ने जो है HDR ढंग से मेंटेन नहीं की है। मतलब अगर आप देखते हो बैकग्राउंड में, आई थिंक सैमसंग थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है। नहीं तो वही वाली बात है कि जो स्किन है ज्यादा ब्राइट सैमसंग के अंदर है, और जो आईफोन है बहुत नेचुरल स्किन टोन रख रहा है। वैसे पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी मुझे फ्रंट में डिफरेंस पता लगा, जहां पर मेरे हिसाब से सैमसंग की एज रिडक्शन फिर से ज्यादा अच्छी थी। बट यहाँ पर मैं क्लियरली ये भी बोलना चाहूंगा कि मेरे को बहुत छोटी छोटी बातें पकड़नी पड़ी, काफी निट पिकिंग करनी पड़ी किसी एक को विनर बताने के लिए, वरना दोनों जो है एक्सीलेंट कैमराज है। लेकिन सैमसंग सिर्फ फीचर्स में भी एज लेकर जा रहा है, जैसे कि ऑप्टिकल जूम लेंस हो गया, थोड़ा सा पोर्ट्रेट मोड बेटर हो गया। ये बस फर्क वाली बात है। वीडियो के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सैमसंग जो है 8K शूट कर सकता है, जो कि ठीक है भाई, एक फीचर है। और अगर मैं वीडियो क्वालिटी के बारे में बात करूं तो काफी सारी वीडियोस फुटेजेस को देखने के बाद मुझे फील हुआ कि सैमसंग में जो है स्टेबलाइजेशन थोड़ी बेटर तो देखने में मिलती है। इनफैक्ट सन की जो फ्लेयर्स है वो भी सही मेंटेन कर लेता है, बट उसके अंदर ना एक स्टेपिंग है। मतलब जब भी वो एक्सपोजर हाईलाइट से जाके अगर शेडोज में जाता है तो बड़े स्टेप तरीके से एक्सपोजर डाउन करता है। मुझे ये चीज पसंद नहीं आई। आईफोन में खास बात ये है कि वो ओवरऑल बैलेंस वीडियो रिकॉर्ड कर पाता है। इनफैक्ट उसकी जो स्किन टोन है वो बहुत सही मैनेज करता है, जो कि व्लॉगिंग के लिए ज्यादा सेंस बनाता है। एक और चीज मैंने नोटिस की, अगर आप मेन कैमरे से अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट कर रहे होते हो ना तो वो आईफोन में स्मूथनेस
बहुत मजेदार होती है। थोड़ा सा सैमसंग में जिटर फील होता है अगर आप अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट करो तो। लेकिन मजे की बात यह है कि एक टाइम था कि सैमसंग आईफोन को कंपटीशन नहीं दे पाता था वीडियो के अंदर, बट अब फाइनली वो क्लोज जा रहा है और हो सकता है कि लाइक फ्यूचर में दोनों बिल्कुल बराबर के हो जाए। लेकिन वीडियो में एक चीज है जहां पर आईफोन अपने आप को बहुत इंप्रूव कर सकता है, वो है पोर्ट्रेट वीडियो। क्योंकि जब से मैंने सैमसंग की लाइक पोर्ट्रेट वीडियोस देखी है ना, इनकी एज डिटेक्शन इतनी ज्यादा अच्छी रहती है कि एप्पल को भी बीट कर जाता है। आप खुद ही देख रहे होंगे, मेरे हिसाब से पोर्ट्रेट वीडियो सैमसंग की मच बेटर है। आजकल लोग व्लॉगिंग बहुत कर रहे हैं, तो फ्रंट कैमरे की वीडियो की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग ने स्टेबलाइजेशन में कुछ क्रेजी कर दिया है। हल्का सा क्रॉप्ड होता है वो, लेकिन ऐसा लगता है कि गिम्बल पे लगा हुआ है फोन। ये रिजल्ट देखना काफी इंटरेस्टिंग था कि आईफोन की स्किन टोन बहुत सही थी, बट स्टेबलाइजेशन यहाँ पर सैमसंग की बेटर फील हुई। गाइस पता क्या बात है, अगर आप ओवरऑल कैमरा देखोगे ना, तो मेरे हिसाब से दोनों कैमरा में 19-20 का डिफरेंस है। बहुत छोटी छोटी बातें पकड़ के मैं आप लोग को बता रहा हूं जिससे आपको पता लग जाए, नहीं तो कैमरास बहुत लाइक अच्छे हैं दोनों के। कंक्लूजन की बात करते हैं कि इनमें से आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए। तो सिंपल एडवाइस ये है, अगर आप पहले से एक iOS यूजर हो, आप आईफोन यूज करते हुए आ रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको फिर से आईफोन ही खरीदना चाहिए। आपको एंड्रॉइड इतना खुश नहीं कर पाएगा। वहीं पर अगर आपको एक मॉडर्न फोन चाहिए जो कि ज्यादा बेटर टेक के साथ आ रहा है, देखो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, बेटर चार्जिंग भी है, जूम लेंस भी है, तो वहां पर जो है एक एंड्रॉइड सेंस बना रहा है। लेकिन एंड्रॉइड में भी कैच ही आता है कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कहीं आप कोई वायरस इंस्टॉल करके बैठ जाओ फिर आपको स्टेबिलिटी में इशू रहेगा। और नो डाउट अगर आप एक टेकी नहीं हो और आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो कि बहुत लंबे समय के लिए चलता रहे, तो मेरे हिसाब से आईफोन सही स्टेबिलिटी लेकर आता है और ना ही वायरस की झंझट होती। तो ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। आपने अगर पूरी वीडियो देखी है तो जो भी फोन आपको अट्रैक्टिव लगा आप खरीद सकते हो, क्योंकि सच में दोनों ग्रेट वैल्यू लेकर आते हैं। ऐसे सच में किसी को भी बुरा नहीं बता सकता। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो आप यहां से और यहां से देख सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।